नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुंदर होंगे। और एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी क्या है कि एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था वो कितनी तारीख को आया था? 27/6/2024 को। ठीक है। 31/7/2024 का नोटिस आई थी। ठीक है। अब इसमें क्या था कि एमटीएस की वैकेंसी जो थी, अगर आप देखें तो एमटीएस के लिए 4887 वैकेंसी थी और हवलदार के लिए सीबीआईसी सीबीएन में कितनी थी? 3 4 3 9, यानी टोटल कितनी वैकेंसी थी? 7 9 16, 8 3 11 1 12, 8 4 12 1 13 और 4 3 7 1 8326 वैकेंसीज थी। आप कहेंगे ऐसे कैसे जोड़ रहे हो? मैंने कहा जोड़ दिया है। ठीक है, 8326 वैकेंसीज थी। अब देखो, आज एसएससी ने नोटिस निकाला। नोटिस में क्या लिखा कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन था उसको रिफर करते हुए एसएससी ने लिखा कि एमटीएस की जो वैकेंसी थी जो पैरा 2.1 में दी गई थी उसको 4887 के बजाय 6144 पढ़ा जाए। इसका मतलब क्या हो गया? कितनी वैकेंसीज लगभग बढ़ाई? 13-1400 वैकेंसीज इधर बढ़ा दी, 1300 के अराउंड वैकेंसीज बढ़ा दी। यानी कि अब कितना हो गया वैकेंसी? देखो, 6144। 6144 कहने का मतलब अब ये 6144 हो गया और अभी 3439 ये है। यानी अब कितनी वैकेंसीज हो गई? 9 4 13, 4 3 7 1 8 और 1 4 5 6 3 9, 9583 वैकेंसीज। यानी पहले 8326 थी, अभी 9583 हो गई। यानी कितने का अंतर आया? 1257 वैकेंसीज का अंतर आ गया। अब ये 1257 लोग और गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे, इसकी खुशखबरी है। तो जो लोग जरा सा भी ढील दे रहे थे कि भैया अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैकेंसीज कम है, उनको वैकेंसीज कम लग रही है, तो गवर्नमेंट ने 1257 वैकेंसीज और चेप दी। कहती भैया आप लोग पढ़ाई करो। जो ना आपका एग्जाम होना है, किस महीने में होना है? एग्जाम किस महीने में होना है? यहाँ पे नोटिफिकेशन नोटिस में दिया ही होगा, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए 1257 वैकेंसीज और दे दी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया बस यही बताने के लिए। नहीं, कभी आपने ऐसा देखा है कि मैं कभी एक नोटिफिकेशन लेके चलाऊं? ना, हो ही नहीं सकता। तो आज हम इसी वीडियो में व्यूज भी आ जाएंगे, इसी बहाने क्लिकबेट भी हो जाएगा। और अगर आप आ ही गए हो तो तैयारी शुरू कर देते हैं। 12-1500 वैकेंसी जो ज्यादा है उसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो हम CHSL का सेट नंबर 13 करने वाले हैं, यानी जो 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था CHSL 24 का, उसका 13वां सेट। बाकी के सारे सेट और इसके बाद वाले सारे सेट एसएससी CHSL शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट। पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं और इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जा रहा है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। एक बॉक्स है जिसमें गिफ्ट आर्टिकल्स भरे गए हैं, 25 किलोग्राम उसका एवरेज वेट है। कहा गया वेट ऑफ बॉक्स और गिफ्ट आर्टिकल 1:9 के रेशियो में है। तो आपको वेट ऑफ आर्टिकल बताना है ग्राम में। देखो, आपको पता है कि टोटल यहां पे आपसे कहा गया कि बॉक्स का वेट और प्लस गिफ्ट का वेट बराबर आपको दिया गया 25 किलोग्राम। बॉक्स और गिफ्ट का रेशियो 1:9 है। तो आपको बताना है वेट ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा। आपको 1 + 9 10 रेशियो बराबर 25 दिया गया, यानी 1 रेशियो बराबर 0.25। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अगर 10 रेशियो बराबर 25 तो 1 रेशियो बराबर 2.5। अगर 1 रेशियो 2.5 है तो आपसे किसका वेट पूछा गया था? आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स यानी गिफ्ट का। गिफ्ट का वेट कितना हो जाएगा? 9। अगर 1 बराबर 2.5 है तो 9 बराबर 22.5 किलोग्राम। तो 1000 से गुणा करेंगे 22,500 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, 28% को रेशियो के फॉर्म में बदलो। क्या कहा जाता है कि A% अगर कहीं लिखा हो तो A% का मतलब होता है A/100। तो अगर भिन्न में अगर 28% लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 28/100। अगर हम 4 से काट देंगे तो इधर 25 आ जाएगा 4 से, यानी भिन्न में 7/25, यानी 7 हिस्सा आउट ऑफ 25, यानी कि रेशियो 7:25 हो जाएगा। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 69। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 69 तक एवरेज निकालना है। आप एक बात बताओ, प्रथम n नेचुरल नंबर्स यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 लिख लेना। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो अब यहाँ पे कितनी संख्या है? 69। ठीक है। अब एक बात आपको बता दूं कि अगर सम इतना है और एवरेज कहा जाए, एवरेज कितना होगा? देखो, एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटे नंबर ऑफ नंबर्स n। अगर मैं कहूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे उनका सम बटे n। सम कितना है? n इंटू n प्लस 1/2 और बटे में n लगाएंगे तो n कट जाएगा। यानी आप याद रखना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दिस वन। एंड इफ यू हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देन यू कैन राइट इट एज n प्लस 1/2। ये 1 से 69 तक कितनी संख्या है? 69। तो आप कहेंगे इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 69 प्लस 1/2, यानी कि 69 1 70/2, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 35। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्लियर?
ये ऑब्जर्व डेटा है, यानी कि 6 एज वाले 8 बच्चे हैं, 7 एज वाले 3 बच्चे हैं, 8 एज वाले 7 बच्चे हैं, 9 एज वाले 2 बच्चे हैं, 10 एज वाले 20। तो आपको मीन बताना है। मीन क्या होता है भैया? देखो मीन बराबर होता है, यहाँ पे लिखो टोटल एज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो टोटल बच्चे, टोटल बच्चे, टोटल चिल्ड्रन। पहले टोटल चिल्ड्रन निकालो, तो 8 3 11 7 18 2 20 20 40, 40 बच्चे हैं। इनका टोटल देखो, 6 एज वाले 8 बच्चे तो 48 इनकी एज हो गई, 7 एज वाले 3 बच्चे 21 इनकी, 8 एज वाले 7 यानी 56 इनकी, 9 एज वाले 2 यानी 18 इनकी, और 10 एज वाले 100 इनकी, 200 इनकी। तो टोटल एज कितनी हो गई? 8 1 9 6 15 8 23 के 3 हासिल आई 2 2 1 3 5 8 2 10 4 14 के 4 हासिल आई 1 और 2 1 3, 343 कुल एज है और बच्चों की संख्या 40 है। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा? मीन बराबर कुल एज बटे बच्चों की संख्या, यानी कि 34.3 बटे 4, 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 4 8 32, 4 8 32, फिर 2 3 4 6 24 के करीब हो जाएगा, यानी 8.6 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। आपको tan 570 की वैल्यू निकालनी है। देखो tan 570 मतलब हो गया tan 360 प्लस 210, ये हो जाएगा। अब देखो मैं एक क्वाड्रेंट बना, 360 मतलब यहां से ले यहां, 210 मतलब यहां से यहाँ 180 हुआ और यहां तक आ गए, यानी ये हो गया 570। यानी कि यहां से एक बार चक्कर मारा, फिर दूसरी बार यहां से लेके यहां तक आए, ये जाके तब 570 हो। अब एक बात बताओ, tan 360 प्लस थीटा, पहले तो आप लिख लो tan थीटा, tan 210। आप कह रहे हैं tan 210 कैसे होगा? देखो ऑल एस टी सी, ऑल साइन कॉसेक tan कॉट और कॉसेक, यहाँ पे पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 पे क्या tan चेंज होता है? नहीं, तो हो जाएगा tan 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा 180 प्लस 30, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहा नंबर नियरेस्ट टू दिस वन एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5। देखो आपसे कहा गया कौन सी संख्या इसके सबसे पास होगी जो 45 से डिविजिबल हो। अब 45 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7658 को 45 से अगर हम काटे तो 45 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 31, ये 315 हो जाएगा। अगर हम कहें 45 छक्के कितना होता है, तो आप कहेंगे 45 छक्के होता है 270, और 45 सत्ते कितना होता है? 45 सत्ते 315, ये कट गया, 8 आएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, लेकिन शेषफल 8 में कोई भाग नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर हम इस संख्या को 45 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 8 आता है, यानी 8 अगर कम होता तो ये संख्या यानी 7650 सबसे करीब संख्या हो जाएगी जो इससे डिविजिबल होगी। अब कुछ लोग कहेंगे आपने इससे बड़ी वाली संख्या क्यों नहीं ली, यानी 7650 प्लस 45 क्यों नहीं ली? अगली संख्या कौन सी होगी? 7695। अगर 7650 45 से डिविजिबल है तो अगली संख्या उसमें 45 जोड़ने पे आएगी। अब बताओ इसके करीब कौन सा, ये वाला ये वाला? आप कहेंगे 7650। कहा गया कि एक आदमी एक लैंप पोस्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो 6.6 मीटर अवे, जो मतलब क्या कहा गया कि एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, उसके आधार से 6.6 मीटर की दूरी पे, 6.6 मीटर की दूरी पे एक मिरर रखा हुआ है। मिरर मतलब यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, उसमें इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। मैन की हाइट 1.25 मीटर है और वो 2 मीटर अवे खड़ा है मिरर से। एज्यूमिंग दैट मिरर इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, यानी मिरर तो हमने ग्राउंड पर रख दिया, ठीक है। फेसिंग द स्काई, ये ऊपर की तरफ इसका मुंह है। मैन, मिरर एंड लैम्प पोस्ट आर इन द सेम लाइन। कहने का मतलब अगर हम आदमी को इधर लेंगे तो देखो इसका शीर्ष इधर आएगा और इसका शीर्ष इधर, क्या एक लाइन में आएंगे? नहीं। यानी अगर सेम लाइन में है, यानी कि आदमी यहां कहीं पे खड़ा है, अब देखो इसका आदमी का शीर्ष, लैम्प पोस्ट का शीर्ष, और अगर हम बात करें मिरर की तो ये तीनों एक लाइन में है। क्लियर हो गया? आपसे क्या कहा गया? जो ये आदमी है वो 2 मीटर दूरी पर खड़ा है, यानी ये 2 मीटर है, ये इतनी दूरी 2 मीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.25, 1.25 है। तो आपसे कहा गया, आपसे क्या कहा गया? आपको मिरर पोस्ट की ऊंचाई बतानी है, यानी कि एच बतानी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा जूम करूं तो tan थीटा की वैल्यू पहले वाले से कितनी हो जाएगी? tan थीटा कैन बी रिटन एज 1.25 बटे 2। क्लियर हो गया? और दूसरे वाले बड़े वाले ट्राइंगल से tan थीटा क्या लिखा जा सकता है? h बटे 6.6। हमें h निकालना था। ये 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 2 से काट दो 4, 2 से 3.3 हो गया, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3.3, यानी कि 16.5 बटे का 4, यानी कि 4 चौको 16.1, यानी हाइट कितनी हो गई लैंप पोस्ट की? 4.13। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सुंदर से। डायमीटर बेस, द डायमीटर ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
देखो डायमीटर ऑफ बेस, यानी कि अगर डायमीटर बेस का 14 है तो रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2 पाई आर एच, ये कितना दिया गया 352, 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई की वैल्यू रख देते हैं 7 से, इसको पहले काटते हैं 7, 7 बच्चे 35, 7 से नहीं काटेंगे, एक मिनट ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर 7 गुणे एच, हमें नहीं पता, बराबर 352 हो गया। 22 दूना 44, 8 352, 44 8 352 होता है, ठीक है, यानी 7 7 कट गया, एच बराबर 8 हो गया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर हमने कहा 2 पाई आर, यहां से देखो 2 पाई आर कितना आया था, 2 पाई आर 154 हो गया था। देखो 2 पाई आर कितना होगा, देखो 154 नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर 154 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 2 पाई आर इंटू आर कितना है 7 इंटू एच प्लस आर 7 8 15, तो ये कितना हो गया 22 गुणे 2 गुणे 15, यानी 22 गुणे 30 कितना हो गया 660। क्लियर हो गया। ताकि 3 सॉलिड मेटल जो है क्यूब्स हैं 6 8 10 सेंटीमीटर, इसको पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। नए क्यूब का सरफेस एरिया देखो 6 वाले को पिघला के 8 वाले को पिघला के और 10 वाले को पिघलाएंगे तो आयतन उनका कॉमन हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1728। इससे हमने नया क्यूब बनाया, मान लो नए क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब बराबर 1728, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी नया क्यूब जो बना उसका साइड 12 है तो उसके टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी 6 गुणे 144 864 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे खुद को समझा रहा है, बिल्कुल मैं खुद को समझा रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बस आपको मेरे बताते ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। एक क्लॉक को 550 कैश में बेचे या एक इंस्टॉलमेंट और 250 मतलब 250 कैश डाउन पेमेंट कर दे और 310 एक महीने बाद पे कर दे, तो आपको होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे गई। देखो 550 रुपए कैश जो है 550 रुपए कैश दे दें या 250 हम कैश पेमेंट करें, और क्या काम करते हैं 250 रुपए हम कैश पेमेंट कर दें और इस पे 310 एक महीने बाद दे दें। एक बात बताओ, ये इंस्टॉलमेंट है, 550 रुपए में अगर हमने 250 डाउन पेमेंट कर दिया था तो हमारा बचा कितना था 300 रुपए। 300 रुपए का हमने पे कितना किया 310 रुपए एक महीने में, यानी 12 महीने में कितना पे करते। देखो एक महीने में ब्याज कितना पे किया 10 रुपए। 300 रुपए को अगर 310 पे करते हैं इसका मतलब एक महीने में कितना ब्याज पे करते हैं 10 रुपए। अगर एक महीने में 10 तो पूरे साल में कितना पे करते हैं 120 रुपए। अगर 300 रुपए पे 120 रुपए पूरे साल में ब्याज पे करते हैं यानी कितना परसेंट 40%। तो यही होता है एक साल में पे किया गया ब्याज, यानी एक साल में जितना परसेंट ब्याज हम पे करते हैं वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कहा गया ये सर्कल है, इसमें एओसी बराबर 100 डिग्री। अब एओसी बराबर 100 दे दिए गए तो आपको सीडीई कौन सा कोण है सीडीई, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला कोण ठीक है सीडी, और सीएईए ये वाला, इन दोनों का सम निकाल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो ए वृत्त का व्यास है, ए अगर वृत्त का व्यास है तो ये पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, ठीक है क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, आपने कहा ट्रायंगल एओसी को देखो एक कोण 100 डिग्री है, बाकी ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये 100 है तो ये 40 ये भी 40 हो जाएगा। अब ट्रायंगल समझ में आया, मैंने कहा एओसी को देखो एक कोण 100 डिग्री बाकी दोनों कोण बराबर, तो हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा ओएसी 40। अब देखो ट्रायंगल एईसी को देखो एक कोण 90 एक कोण 40, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 50। काम खत्म, ठीक। अब एक चीज और देखो, आप देखो कि जीवा ये वाला कोण कितना है 100 डिग्री, देखो ये वाला कोण 100 डिग्री है, अगर ये 100 डिग्री है तो इतना कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जीवा सी द्वारा यानी इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण अगर 80 डिग्री है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना होगा, आप कहेंगे इसका आधा, क्योंकि किसी भी कॉर्ड द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल, किसी भी जीवा द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल जो होता है केंद्र पे बना जो कोण होता है वो परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। यानी सेंटर पे बना कोण अगर 80 डिग्री है तो यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब आपको इन दोनों कोणों का योग निकालना तो 50 40 90 हो जाएगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य का 70% यानी सीपी का 70% उसके विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के 40 के बराबर है, सेलिंग प्राइस के 40 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या, जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है वो सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा है वो कॉस्ट प्राइस होता है। यानी सेलिंग प्राइस 70 कॉस्ट प्राइस 40, यानी जो चीज 40 की खरीदी गई 70 की बेची गई, यानी 30 का फायदा 40 पे कितना परसेंट। वैसे तो सीजीएल में
अच्छे प्रश्न आते हैं, बट इस बार सीएचएसएल में इलेक्शन में काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए। देखो प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि स्टेट इलेक्शन होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें 83% वोटर्स ने अपना वोट डाला, जिसमें से 4% वोट जो है इनवैलिड थे। कहा गया 1,56,611 वोट मिले, जो कि वैलिड वोट का 83% थे। आपको टोटल इनरोल्ड वोटर बताने हैं। देखो टोटल इनरोल्ड वोटर जितने भी थे, मान लो टी थे, टी का 83% वोट देने जाते हैं, यानी कि टी का 83% वोट देने के, उसमें से 4% इनवैलिड हो गए, यानी कि 96% वैलिड है, यानी कि 24/25 ये वैलिड वोट की संख्या है। ये हो गया वैलिड वोट। क्या हो गया? वैलिड वोट। ठीक है। आपसे कहा गया कि ए को 1,56,611 वोट मिले, जो कि 83% है वैलिड वोट। यानी वैलिड वोट का अगर 83% इतना है, तो वैलिड वोट का 100% कितना हो जाएगा? 1,56,611/83 गुणे का 100। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करो। आपने कहा कैसे सॉल्व करें? मैं कहा देखो तो मेरे भाई, सॉल्व करने में क्या है, देखो 4 से काटा 6 हुआ, 4 से काटा 25 हुआ। ठीक है, तो 4 से ना काटो, रहने दो अभी। ठीक है, 4 से ना काटो, 4 से काटने का भी कोई फायदा नहीं। 83 से हम पहले काटते, 83 करना, 83 बचा कितना? देखो 72 बचा, 73 बचा, 736 हुआ, 9 बार जाएगा। देखो तो 8 बार जाएगा, आप 8 बार ले जा सकते हैं। 8 या 24, 8 अठे 64, तो 8 अठे 64 और 2 66, 664, यानी कि बचेगा कितना? 72। 72 के बाद कितना हो जाएगा? 721 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 8 बार ले जाएं, तो यहाँ तक एक हो चुका है, तो फिर 664, यानी बचेगा कितना? 7, और यहाँ पे बचेगा 5, 571 हो जाएगा। अब 571 के लिए कितनी बार? 571 या 581 हो जाएगा, मान लो 7 बार जाता है, यानी ये हो गया 1887 के बाद डबल जीरो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। 1887 नहीं, मान लो कि यहाँ पे कितना बचा है, देखो 721 में से 664 बचेगा कितना? 11 में से, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 6 जाएगा 5, और ये 571 बचेगा। 7 बार ना जाके मान लो कि 6.5 बार जाता है। ठीक है, 6 पॉइंट, ऐसे 6.8 बार जाता है मान लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1886 के करीब। ठीक है, 1886 80। ये अप्रोक्सीमेशन से करना है। ठीक है, अब देखो, यानी कि टोटल वोट का 83/100 गुणे 24/25 कितना? 188680। ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन खेलते हैं। यहाँ पे इतना क्लोज है कि हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन खेल भी नहीं सकते। देखो हमने क्या काम किया, फिर से 83 से काट दिया। 83 से काटेंगे तो 83 दूना, 83 दूना कितना हो जाएगा? 166। बचेगा कितना? 22, 226। 226 के लिए कितना करना पड़ेगा? 83 दूना, 83 दूना, 83 दूना, 83 दूना कितना हो जाता है? 166। बचेगा कितना? 60। 60 के साथ, 60 के साथ 8 आ जाएगा, 608। 608 के लिए कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 7 बार। 7 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 581। 581 में कितना बचेगा? 27। 27 के बाद कितना बचेगा? 270। और 270 के लिए हम कितना ले जाएंगे? 270 के लिए हम ले जाएंगे 3 बार। ये हो जाएगा 270 के लिए 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अठे 24, यानी 250.25 इतना के करीब हो गया। मान लो 2273 आ गया। अब आप देखो, टोटल का 24/2500 बराबर 2273, यानी हम टोटल बराबर कितना कह सकते हैं? 2273 25 गुणे 25/24। ये तो हो गया। देखो ये तो हुआ। अरे आपने कहा ये टोटल का 83/100 का 24/25 इतना है, तो टोटल कितना हो गया? 2273 25 गुणे 25/24। देखो 25/24 करेंगे तो 24 इकन्नम 24, और ये को बचेगा 10, जीरो लगाएंगे, 24 चौको 96 हो जाएगा, यानी 1.04 टाइम्स। अब इसका 0.4 टाइम्स निकाल लेते हैं। इसका 0.4 टाइम्स निकालने के लिए देखो गुणा कर लेते हैं। 4 25 हम 100। ठीक है, 4 या 12 1 13, 4 7 28 1 29, 29 हो गया। 4 दूनी 8 2 10, और 4 दूनी 8 1 9। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद दशमलव, यानी 9093 इसमें जोड़ दो। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, 2 9 11, 3 1 4, 7 9 16, 236 418 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, इस वजह से मैं इतना लॉन्ग टर्म में खेला, अदरवाइज मैं अप्रोक्सीमेशन से करना होता एग्जाम टाइम में तो इसको छोड़ के आता। मैं सबसे पहले और प्रश्न करता, फिर ये करता। मान लो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लगाना था, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूंकि इन्होंने इतना क्लोज दे दिया है ना, कि इस वजह से बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हम जा भी नहीं सकते थे, ये दोनों ऑप्शन। इस वजह से थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़े, तो हमने 236 देखा, हमने आंसर मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए। क्लियर हो गया? अगर शंकर एक डिस्टेंस कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करता है और बी से वापस आता है। अगर कोई व्यक्ति कोई दूरी ए से जाता है और बी से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है? 2ab बटे ए धन बी। 2ab यानी कि 2 गुणे 40 गुणे 20, और बटे वापस कितने से आता है? 20 से, तो 40 20 60।
तो 20 कम 20, 20 3 60, यानी 80/3 उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर कोई व्यक्ति ए से जाता है और बी से वापस आता है, यानी कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है, यहां तक ए से गया और बी से वापस आया, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है? 2ab/a धन बी। बार ग्राफ जो है वो एक्सीडेंट दिखाता है एक शहर में अलग अलग महीनों में। तो कहा कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में जो कितने परसेंट एक्सीडेंट हुए? अप्रैल में एक्सीडेंट कितने हो? 43 आउट ऑफ टोटल देखो 25 19 44 30 44 30 74 74 3 77 77 40 77 40 117 117 और 35 152 152 और 20 172 172 7 179। इसको 42 मानते हैं, इसको 178 मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 42 हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 मान लेते हैं। 4 से काटेंगे 4050 हो जाएगा, ठीक है। 4 से फिर काट देते हैं 4 11, 4 से काटेंगे 4 ये 26 चौको 263 के करीब। अब इसको डिवाइड करते हैं, 11 दूना 22, 11 चौको 24% के करीब एक्सीडेंट होते हैं, ठीक। कहा कि पाई चार्ट जो है वेरियस एक्सपेंसेस दिखाता है। कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स, बाइंडिंग चार्ज, पेपर कॉस्ट। बाइंडिंग चार्ज कौन सा है? ये वाला। पेपर कॉस्ट कौन सा है? ये वाला। देखो 18% ये 10% ये है, डिफरेंस कितना हो गया? 8%। आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 8% कितना हो जाएगा? 8 गुणे 3.6 यानी कि 28.8 डिग्री। सिंपल सी बात है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। गौरव अपनी वस्तुओं पे 50% ऊपर मार्क करता है, यानी कॉस्ट प्राइस के 50% ऊपर। 100 का खरीदा तो 150 का मार्क कर दिया। 30% का डिस्काउंट यानी 45 का डिस्काउंट, यानी बेचता कितने में? 105। तो 100 का 105 में बिकेगा कितने परसेंट फायदा? 5% फायदा। ये बार ग्राफ जो है पॉपुलेशन ऑफ सिटी दिखाता है। कहा गया कि परसेंटेज इंक्रीज 1951 से 2001 में कितनी थी? 1951 में कितनी थी? 25। और इसमें कितनी हुई? 61, यानी कितनी बढ़ी? 36। 36 25 का कितना परसेंट है? आप पता है कि 100 का कोई चीज जितना परसेंट होता है 50 का उसका 2 गुना हो जाता है, 25 का उसका 4 गुना। मान लो 100 का 90 कितना परसेंट है? 90%। अगर 50 का पूछा जाए तो 180% और 25 का पूछा जाए तो 360%। उसी प्रकार से 36 100 का कितना परसेंट है? 36। 50 का 72 और 25 का 144%। अरे गुणे में 100 लगा के कर लेते, वो तो मैं दिमाग लगवा रहा हूँ। ताकि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जो कोने हैं वो इस अनुपात में सरफेस एरिया तरह। देखो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 3 पचे 15 एक्स स्क्वायर। मान लो 3x और 5x, 5 अठे 40 एक्स स्क्वायर। एलबी प्लस बी एच प्लस एस एल 2 टाइम्स ऑफ और प्लस 8 या 24 एक्स स्क्वायर। ये बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 632। देखो 4 2 6 1 7 79 दूना 158 हुआ है, ठीक है। ये 79 है। अब 79 चौको 100, यानी कि आप 4 हो, एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी एक्स बराबर 2। अब एक्स बराबर 2 हो गया तो लंबाई हो गई 6, ये हो गई 10, ये हो गया 16, यानी कि 3 बचे 15 अट्ठे 120 और गुड़े 8 960। क्योंकि देखो 3 गुड़े 5 गुड़े 3x गुड़े 5x गुड़े 8x कितना हो जाएगा? 120 एक्स क्यूब। एक्स बराबर 2 है तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 2000 में मोनू जो है अपनी बहन की आयु का 3 गुना है। मोनू 3 गुना है सिस्टर की आयु का। 2010 में यानी मोनू 10 साल बड़ा हुआ, बहन भी 10 साल बड़ी हुई, वो अपनी बहन से 24 साल बड़ा है। एक बात बताओ, अगर आज आप अपनी बहन से 24 साल बड़े हो तो आज के 10 साल पहले कितना साल बड़े थे? अगर आज आप अपनी बहन से 24 साल बड़े हो तो 10 साल पहले कितना बड़े थे? 24 साल ही। तो इसका मतलब हो गया 2010 में अगर वो 24 साल बड़ा तो पहले भी, यानी कि मोनू की आयु माइनस उसकी बहन की आयु, चाहे 2000 में निकाले चाहे अभी, वो 24 साल ही होगी। मोनू की आयु तब कितनी थी? 3s। देखो मोनू की आयु माइनस उसकी बहन की आयु 24 वर्ष, तो मोनू की आयु 3s माइनस s बराबर 24, यानी यहां से s बराबर आ गया उसकी बहन की आयु कितनी? 2s बराबर 24, यानी s बराबर 12, यानी उसकी बहन की आयु 12 साल थी। कब? 10 साल पहले। तो 2010 में मोनू की आयु पूछी गई। मोनू तब कितने का था? 12 या 36 का। देखो मोनू 10 साल पहले कितने का था? 3s का। अभी कितने का हो गया? 3s प्लस 10 का, यानी 36 10 46 का हो गया। सर्कल है जिसका सेंटर टी है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, दो टेंजेंट के ई और के आई ड्रा की गई। देखो एक सर्कल है जिसपे दो टेंजेंट ड्रा की गई, के टी और के ई और के आई। ये देखो ये के है, ये ई है, ये आई है, के ई आई ड्रा की गई, ठीक है। अगर 17 सेंटीमीटर सेंटर से है, के जो है वो 17 सेंटीमीटर सेंटर से है, ये 17 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। रेडियस 8। अब बताए परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो टेंजेंट की लंबाई 15। अब देखो, अरे आपको पता है ना ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे लंबवत होती है। तो आपको बताना था इस चतुर्भुज का एरिया। चतुर्भुज किन दो चीजों से मिलकर बना हो? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखो एक के ई एम के ई ओ मान लो
केईटी, सॉरी केईटी एक हो गया और एक हो गया आपका केईआई, आई है। तो आप कहेंगे इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दो दो कट गया, 8 15 120 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। कहा कि ए और बी कोई कार्य 15 दिन में, बी और सी लिखते चलो, ए और बी 15 दिन में करते हैं, बी और सी वही कार्य 30 दिन में करते हैं, और सी और ए वही कार्य 45 दिन में करते हैं। कहा गया तीनों एक साथ कितने दिन में पूरा कर दे, 15 30 45 का एलसीएम 90 यूनिट। टोटल कार्य अगर 90 यूनिट हो, 15 दिन में 90 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट, 30 दिन में 90 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट, 45 दिन में 90 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट। अगर हम जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा, 6 3 9 2 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी 5.5, यानी कि यहाँ पे सी निगेटिव कार्य कर रहा है। देखो अगर ए और बी मिलकर 6 कर रहे हैं और ए बी सी मिलकर 5.5, यानी सी माइनस 0.5 कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया, देखो सी माइनस 0. तो यहाँ से बी कितना कार्य कर रहा है, 3.5, और बी 3.5 करता है तो ए कितना हो जाएगा, 2.5 करता है, ए 2.5 करता है और सी 0, तब ये 2 होता है। अब आपका सही होगा, यानी ए 2.5 करता है, बी 3.5 करता है, सी निगेटिव का 0.5 करता है, तभी जाके ये ऐसा हो पाएगा। अब कहा अगर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा, अगर एक साथ काम करेंगे तो देखो एक दिन में 5.5 काम होता है, तो 90 यूनिट के लिए 90/5.5 दिन लगेंगे, 90/5.5 दिन लगेंगे, यानी आप कहेंगे 180/11 दिन लगेंगे। 180/11 यानी 11 इकन्नम 11 और 11 छक्के 66 और सही 4/11 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया, यानी एक दिन में 5.5 यूनिट, तो 90 यूनिट के लिए 90/5.5 यानी 180/11। ठीक है, 180/11। यहाँ पे ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही हो कि ए बी सी कम कैसे करेंगे, तो सी का निगेटिव वर्क, इस वजह से मैंने समझाया, बाकी आपका ये आते ही आपका आंसर ये निकल जाता, ये समझाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इस वजह से समझाना जरूरी समझ रहा हूँ कि सी निगेटिव कार्य करता है, ये आपके दिमाग में घुसे, यानी तोड़ता है वो। कहा गया कि कौन सी संख्या 22 से डिविजिबल, 22 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट, मतलब 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए, 11 से भी, 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो जहां पे 1 है उसको तो काट दो। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल, अल्टरनेट डिजिट का सम देख लो या 11 से डिवाइड करके देख लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं, 2 3 5 और 4 9, बचा कितना, 6 5 11 7 18, 9 18 का डिफरेंस, 9 जो ना कि 0 है ना कि 11 के टेबल का, तो ये नहीं कटेगा। ऐसे इसको देख लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम 0 3 3 और 5, ये 8 हो गया। इधर देखो 6 4 10 2 12, डिफरेंस लिया 12 और 8 का, 4 हुआ, ना 0 है ना 11 के टेबल का, ये भी नहीं कटेगा, तो ये वाला कट जाएगा। एक आदमी 10% अपनी इनकम का ग्रोसरी पे, 10% मेडिसिन, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन, 15% हाउस रेंट और बाकी बचा लेता है। देखो कितना खर्च कर देता है, 10 10 20, ठीक है, 20 20 40 15 55, यानी बचा कितना, 45%। 45% बचा लेता है। अगर 30,000 कमाता है, 45% बचाएगा तो कितना बचाएगा, 30,000 का 50%, 15,000, 5% 1,500, तो आपका 15,000 में से 1,500 घटा दो। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एबीसी जो कोण है, यानी कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा दिखाते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ठीक है, देखो एबीसी कोण, यानी कि ये वाला कोण, दिस वन इज, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, एबीसी हो गया। अब आपको क्या दिया गया, ए बी 15 है, बी सी 25 है, 20 है, बी डी परपेंडिकुलर है, एक मिनट यार, बी डी परपेंडिकुलर है, ये लो बी डी परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, बी डी। तो आपको निकालना है बी डी की लंबाई। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस ट्राइंगल, अच्छा ये 15 है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 ट्रिपलेट बनाए। इस ट्राइंगल का एरिया, वैसे तो मुझे पता है कि बी डी बराबर क्या होता है, बी डी, एक फॉर्मूला देखो, अगर बी से डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो बी डी बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि लंब गुड़े आधार ए बी गुड़े बी सी बटे कर्ण ए सी, ये बराबर हो जाएगा कितना, 15 गुड़े 20 और बटे 25, यानी आपका सीधे सीधे 12 हो जाएगा। कुछ लोग तो सीधे कह देते, लेकिन अगर ऐसे नहीं निकाल, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए कि क्या फॉर्मूला था, तो क्या करोगे आप, कहेंगे ट्राइंगल का एरिया दो फॉर्म में निकल सकता है, एफ हो जाएगा हाफ इंटू ए सी गुड़े बी डी, हो जाएगा, अरे ए सी के सामने बी डी हाइट, और एक हो सकता है हाफ गुड़े ए बी गुड़े बी सी, तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है, हाफ हाफ कट गया, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा इधर ए सी बटे में चला जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो ये थे 25 प्रश्न, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, तो डू चेक इट आउट। ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट जो दिख रही है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगी। बाकी स्टार बैच अपना अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, तुम जाओ, वंदे मातरम, जय हिंद।